तो स्वागत है दोस्तों का फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों BSPSCL का क्लास नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले 3 क्लास जो हम लोग के द्वारा करा दिया गया है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप लोग के उसमें देखने के लिए कि इस तरह आप लोग अपना रुझान उसमें व्यतीत कर रहे हैं कि उससे देख के हमारा मन जो है वो प्रसन्नचित हो जाता है। और उससे भी अच्छा ये लगता है कि आप सभी लोग पूछते हैं कि होमवर्क कहाँ मिलता है। तो होमवर्क आपको ये बताते चले कि होमवर्क जो है आपको एफएमएससी का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया गया था वो आप लोग के सहयोग से फुल कर दिया गया है। और उसके लिए एक और नया ग्रुप जो है बना दिया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मिल गया होगा। आप लोग उसमें ग्रुप में जुड़ जाइए। जो लोग पहले से जुड़ चुके हैं वो इसमें नहीं जुड़िएगा, जो नहीं जुड़ पाए हैं उसमें वो लोग जुड़िए, क्योंकि ये इसी का जो सेकंड पार्ट का जो ग्रुप बनाया गया है। और वहीं पे आपको होमवर्क दिया जाएगा और उसी होमवर्क के माध्यम से यहाँ क्यूज करा जाता है। और होमवर्क में विशेष महत्व जो है कंप्यूटर और ट्रेड थ्योरी को दिया जाता है, क्योंकि एक 50 है और एक 15 है। टोटल 65 नंबर के लिए क्यूज जो है वो आपको स्पेशली रूप से यहाँ आपको एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से वो देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह सीरीज बनते आ रहा है, उसी सीरीज के तहत फिर से आगे आ रहे हैं। और कुछ साथी का ऐसा कमेंट आ रहा था कि ये ग्रुप ऑफलाइन में कहाँ चलता है, तो हम ये फिर से बताते चले आप सभी को कि यह ग्रुप आपको एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन जो है ये काशीपुर कुशवाहा छात्रावास समस्तीपुर में चलता है। जो सभी नज़दीक के साथी हैं और इसमें ज्वाइन लेना चाहते हैं ऑफलाइन माध्यम से, तो आप उन सभी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि यहाँ आइए और इस क्लब की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहले होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसी को सिलसिलेवार ढंग से कराते रहेंगे। और जहाँ जहाँ पर आपको समझने में अगर आपको कुछ कठिन समस्या ऐसी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना जो है रुझान दिखा सकते हैं। तो बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन होगा। पहले कंप्यूटर को स्टार्ट किया था और लास्ट में ट्रेड थ्योरी जो 50 नंबर का दिया था उसको कराने का प्रयास करते हैं। तो बताइएगा कि ऑप्टिकल डिस्क जो है यह किस डिस्क का एक उदाहरण हो जाएगा। ये डीवीडी का उदाहरण हो जाएगा। डीवीडी का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है उसको कौन सा ड्राइव कहते हैं? डिस्क ड्राइव। पेन ड्राइव ने उसको डिस्क ड्राइव। देखिए, पेन ड्राइव की आप चर्चा करते हैं सुधीर बाबू, तो पेन ड्राइव भी एक छोटा स्टोरेज का काम करता है। और इसका जो है ना आपको क्षमता जो जीबी के साथ इसको दिखाया जाता है कि कितना जीबी का आपका पेन ड्राइव जो है वो, मतलब एक तरह से पोर्टेबल डिवाइस है पेन ड्राइव। मतलब उसको कहीं भी आप जाके ले सकते हैं और कहीं भी, हाँ, सेकेंडरी मेमोरी के रूप में काम कर सकता है। वैसे प्राइमरी मेमोरी आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में हार्ड डिस्क भी लगा रहता है, वो भी स्टोरेज ही करता है। लेकिन छोटे सामानों के लिए कहीं ले जाना है, किसी को लाना है, उसको वहाँ पेन ड्राइव में कॉपी करके रख दीजिए, उसको फिर वहाँ से ले जाके जहाँ उसको देना है वहाँ जाके पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट के माध्यम से पेन ड्राइव जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, वह डिस्क जिसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है उसको कौन सा डिस्क कहते हैं? उसको CDRW डिस्क कहा जाता है। CDRW डिस्क उसको कहा जाता है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा जवाब। मतलब रीयूजेबल इसको कहने का मतलब ये हुआ, इरेज मतलब हो जाता है मिटाना और रीराइट मतलब हुआ फिर से लिखना। यानी वैसा डिस्क जिसको फिर से हम गलत हो गया तो मिटा के फिर से लिख सकते हैं, उसको कौन सा डिस्क कह सकते हैं? CDRW डिस्क जो है उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि प्रोग्राम के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। इसका अर्थ उसमें कौन सा डिवाइस इंस्टॉल हो रहा है? उसमें फर्मवेयर इंस्टॉल हो रहा है। हम अब कल ही बताए थे कि फर्मवेयर जो है एक तरह का फायरवॉल की तरह ही काम करता है, जो किसी भी अनचाहे सॉफ्टवेयर को आपके लैपटॉप या आपके पर्सनल कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल होने से मना करता है। वो कहता है एक तरह से आपको सीधे रूप से कि यह जो आप कर रहे हैं हमारे लिए गलत होने वाला है, उसको आप रोक दीजिए। पहले उसमें आप अगर फिर भी चाहते हैं कि उसको इंस्टॉल करें तो उसके सेटिंग में जाके जब तक उसको ऑफ नहीं कीजिएगा तब तक वो जाके आपको इंस्टॉल होने नहीं देता होगा। आपको उदाहरण के तौर पर हम ये बताते चले कि जैसे ही कोई ऐप अगर आप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो जब तक ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो जैसे ही ऐप डाउनलोड कीजिएगा उसमें अलाउ का ऑप्शन देता है। आप सेटिंग्स जाके जब तक उसको अलाउ नहीं कीजिएगा तब तक वो आपके मोबाइल में ऐप जो है वो सक्सेसफुली काम नहीं करता होगा। उसमें अलाउ का ऑप्शन आता होगा। अलाउ पहले तो लोकेशन मांगता होगा, उसके बाद फोटो एंड मीडिया को जो एक्सेस आपसे मांगता है। आप सबको जब तक अलाउ नहीं कीजिएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल जो आपके कंप्यूटर हो या आपके मोबाइल हो, एंड्रॉयड हो, एप्पल सेट हो, कोई भी सेट हो, वह सक्सेसफुली काम जो है वो नहीं करता। कोई दिक्कत बाबा जी? अगला क्वेश्चन बताएगा आपसे, क्वेश्चन हो जाएगा जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोरेज करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्टोरेज कहा जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन जैसे ही बोले अच्छा जवाब आ गया, इसको क्या कहते हैं? स्टोरेज कहा जाता है। एगो स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज भी रहता है, वहाँ पे आलू ठंडा रखते हैं। और ये स्टोरेज वो स्टोरेज नहीं है, यहाँ पे डिवाइस का जो है वो डाटा स्टोरेज किया जाता है। समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देरी से, ठीक है, देरी से बचने के लिए
देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए जो स्टोरेज स्पेस रहता है उसको क्या कहते हैं, कैश कहा जाता है। ठीक है ना, यह एक प्रकार का कैश मेमोरी भी कहते हैं। अगर आपके पास छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन हो तो कैश जो है एक प्रकार का छोटा रैम डिवाइस की तरह काम करता है, जिसमें आपको छोटा मोटा स्टोरेज या फिर वायरस इसको बोल सकते हैं। जब तक कैश मेमोरी को क्लियर नहीं कीजिएगा आपका मोबाइल छोटा सा हैंग करने लगता है, यानी छोटा मोटा स्टोरेज के लिए क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रैम जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और जो CD रॉ का नाम अभी कुछ देर पहले आपने चर्चा किया गुरुजी, तो CD रॉ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रीराइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, और उसका भी इरेज या रीराइटेबल इसका नाम ही हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल जो है ये CD रॉ का क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। बता दीजिएगा अस्थाई स्टोरेज डिवाइस जो है यह कौन सा डिवाइस हो जाएगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में बताना है आपको, हार्डवेयर हो जाएगा। यानी अस्थायी रूप से किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, किसमें करते हैं, हार्डवेयर में स्टोर किया जाता है। ठीक है ना, हाँ, सॉफ्टवेयर अगर आपके मोबाइल से डिलीट हो गया या सिस्टम से अपडेट हो गया या हट गया तो वो आपको उसी समय उड़ जाता है। उदाहरण के लिए आपको ये बताते चले कि अगर आपके मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में विंडोज 7 इंस्टॉल है और जैसे ही आप उसको अपडेट करके विंडोज 10 इंस्टॉल करेगा तो 7 का सारा फंक्शन क्या होगा, हट जाएगा। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में अगर 7 इंस्टॉल कर दीजिएगा, जब तक हार्ड डिस्क को सिस्टम से निकाल के बाहर नहीं फेंकिएगा तब तक जो है वो हार्ड डिस्क जो है उसमें से हटने वाला नहीं है। इसलिए इसको जो है स्टोरेज डिवाइस हार्डवेयर जो उसको महत्वपूर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है उसको क्या कहते हैं, रैम कहा जाता है। यानी वर्तमान से अपरमानेंट मेमोरी जो है, यानी इनपरमानेंट इसको बोल सकते हैं, उसको कौन सा मेमोरी कहते हैं, रैम कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कुछ देर के लिए डाटा अगर स्टोरेज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रैम, और हमेशा के लिए रहता है तो कहाँ रहता है वो, रोम में, वो ROM या रीड ओनली मेमोरी जो है उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगमन किया जा सकता है उसको कौन सा मेमोरी कहते हैं, कैश मेमोरी। उसको कौन सा मेमोरी कहते हैं, कैश मेमोरी कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि द्वितीयक संचय यूनिट कौन इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको रैम जो है इसमें द्वितीयक संचयक मेमोरी में वह नहीं आएगा। रैम किस में आता है, प्राइमरी में आता है, और द्वितीयक में कौन आता है, रोम आता है। प्राइमरी में कौन आता है, रैम, प्राइमरी में रैम, और दूसरा में क्या आता है, रोम। देखिए रैम हम फिर बता देते हैं, रैम और रोम में कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। रैम जो है अल्प समय के लिए किसी भी डाटा को क्या करता है, स्टोरेज करता है, और रोम जो है वो हमेशा वर्तमान के लिए डाटा क्या करता है, स्टोरेज कर लेता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर भी अगर आपका डाटा उसी तरह है, इसका मतलब आपका डाटा कहाँ सेव हो रहा है, रोम में। कहाँ सेव हो रहा है, रोम में सेव हो रहा है। ठीक है, आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, स्टोरेज क्षमता। स्टोरेज क्षमता, अगर आपके पास स्टोरेज करने की 1 GB क्षमता है तो जैसे ही आप 990 MB उसमें इंस्टॉल कीजिएगा आपका जो क्षमता दिखाएगा वो रेड हो जाता है। मतलब क्या, इसके बाद अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका स्टोरेज क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। और हम आपको ये बताते चले कि अगर 100 MB का अगर आपका स्टोरेज क्षमता, 1 GB अगर आपका स्टोरेज क्षमता है तो आप उसमें 990 ही इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी 10 MB जो है वो आपको कंप्यूटर अपने क्षेत्र में क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है। यानी 10 MB जो है वो 10 MB जो क्षमता रहती है वो कंप्यूटर क्षेत्र के अंतर्गत रहती है, उसमें अपना डाटा स्टोर जो है वो नहीं कर सकते। आपको दिखाएगा 1 GB लेकिन उसमें इंस्टॉल डाटा कितना रहेगा, 990 ही रहेगा। उसी प्रकार आगे बढ़ाते जाएगा। 10% डाटा हमेशा कंप्यूटर क्या करते हैं, अपने अंदर जो है वो सेव करके रखती है, उसमें आप किसी भी फाइल को इंस्टॉल जो है वो नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप और हार्ड डिस्क। इन सभी में जो है अस्थायी मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन यूँ घुमा के पूछ सकता है कि अगर आप हार्ड डिस्क में किसी भी चीज़ को इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो अस्थायी होगा या अस्थायी होगा, वो अस्थायी, वो हमेशा अस्थायी हो जाएगा। जब तक उसको डिलीट अपने से नहीं कीजिएगा तब तक जो है वो डिलीट नहीं होने वाला। ठीक उसी तरह पेन ड्राइव में भी जो है जब तक इंस्टॉल कीजिएगा, डिलीट नहीं कीजिएगा तब तक वो डिलीट जो है वो नहीं होने वाला है। आगे बता दीजिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको संक्षेप में क्या कहते हैं, रैम कहा जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा कि फ्लॉपी डिस्क जो है ये किसमें सर्वाधिक उपयोगी रहता है। ये 77 ट्रैक्स और 26 सेक्टर में जो है ना, ये आपको सबसे अधिक उपयोगी होता है। इसको याद ही रखिए, समझ में आने वाला है नहीं ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फिर सुनिए, 77 ट्रैक्स और 26 सेक्टर हो जाएगा। आगे बताइएगा DVD का पूरा नाम क्या होगा,
डिजिटल वर्साटाइल डिस्क जो है इसका पूरा नाम, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा। पहले तो डीवीडी की चर्चा भी होती थी, अब तो किसकी चर्चा होती है, पेन ड्राइव आ गया है। पहले लोग गांव घर में शादी होता था तो डीवीडी में कैसेट लगा के बहुत आनंद से उसको देखा करते थे, परिवार के साथ बैठ के देखा करते थे। और जहाँ पे शादी विवाह में नाच गान का समय आता था तो वहाँ पे लोग हास्य और विनोद भी किया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो सीडी रोम जो है यह एक प्रकार का कैसा रोम हो जाएगा, ऑप्टिकल रोम हो जाएगा। सी रोम कैसा होगा, ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल रोम कहने का मतलब ये हुआ कि उसको आप निकाल भी सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े उसमें आप जो है उसको डाल भी सकते हैं, जब मन हो उसको लगा भी सकते हैं, जब मन हो उसको बाहर निकाल भी सकते हैं। समझ रहे हैं, नीतीश कुमार फॉर्मूला लगाना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रजिस्टर जो है, रजिस्टर यह एक प्रकार का क्या है, मेमोरी है। रजिस्टर क्या है बाबू, मेमोरी है। और यह एक प्रकार का विशेष मेमोरी है। ठीक है ना, यह एक प्रकार का विशेष मेमोरी है। इसको लोग अपने इच्छा के अनुसार जो है वो सिस्टम में लगाते हैं। अगर आपको तेज़ी से काम करने का इच्छा है और आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है, दीजिए लगा रजिस्टर मेमोरी, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। रजिस्टर के कंटेंट क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, रोम क्या कहते हैं, परमानेंट जो हो जाएगा उसको क्या कहेंगे सुधीर बाबू, रोम कहेंगे। अब हम नहीं उम्मीद करते हैं आप सबसे कि यह जो है रैम और रोम में आप कभी फंसने वाले होंगे, चाहे एग्जाम में पूछे या ना पूछे। लेकिन आप जो जैसे ही दुकान में लोग जाता है मोबाइल खरीदने के लिए तो पूछता है रैम क्या जीबी है, रोम कितने है, पूछता है ना। लेकिन अधिकांश व्यक्ति को रैम और रोम में अंतर तक पता नहीं रहता है। जो अंगूठा छाप भी रहता है ना, वो भी दुकान से पूछता है रैम कितना है इसमें, रोम कितना है, एक्सटर्नल कितना लगेगा, इंटरनल कितना है, कैमरा क्या मेगापिक्सल का है, बैटरी कितना एमएच का है, सब बात पूछता है। लेकिन उसका जो है क्या कहाँ पर किस वक्त यूज है वो हर किसी को पता जो है वो नहीं है। उम्मीद करते हैं पहले आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन अब पता हो गया होगा। अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो उससे भी अच्छी बात है कि आपका सौभाग्य हमारे लिए रहा कि हमने आपको ये बताया। अगला क्वेश्चन बता दिया, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डाटा अस्थायी रूप से कहाँ सेव होता है, रोम में होता है। ठीक है, आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का विशिष्ट एक्रोनॉमी क्या कहलाता है, ये RW कहलाता है। इसी का शॉर्टकट हो जाएगा, ये रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज है वो RW कहलाता है। बताइएगा CD रोम और CD RW में क्या अंतर है। देखिए इसमें ये अंतर है कि CD रोम में राइट किया जा सकता है, यानी फिर से उसको जाके सुधार जो है वो कर सकते हैं, लेकिन CD रोम में सिर्फ पढ़ सकते हैं। CD रोम में क्या कर सकते हैं, जाके सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन CD RW में क्या होता है कि पढ़ भी सकते हैं, गलत सलत लग गया तो उसमें क्या कर सकते हैं, जाके CD रोम में जाके सुधार कर सकते हैं। और आपको ये भी पता चले कि जितना भी आपको फोटोग्राफिक वाला जो देखते हुए कैमरा होगा, ये सभी CD RW का उपयोग करते हैं। कि जैसे आगे बढ़े फ़ोन कर दिया, थोड़ा गाना अच्छा लगा दीजिएगा नाच वाला में, तो उसमें जाके फिर से क्या करता है वो उसको राइट कर सकता है, मतलब फिर से उसमें सुधार जो है वो कर सकता है। मतलब जहाँ पर आपको अधिकांश जो है अपडेटेड का मौका मिलता है वहाँ पर लोग इसी मेमोरी का यूज जो है वो ऐसा किया करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रोसेस किस स्मृति को संबोधित करती है, या किस प्रकार की स्मृति बताती है। प्रोसेसर जो होती है वो ये प्राथमिक रहता है। ये किस प्रकार की स्मृति होगी, स्मृति मतलब मेमोरी, स्मृति मतलब मेमोरी, जो आपकी याद करने की जो वो क्षमता होगी। प्राइमरी मेमोरी को ही शुद्ध हिंदी में प्राथमिक स्मृति बोला जाता है। समझ रहे हैं ना सुधीर बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बता दिया कि प्राइमरी का नाम क्या हो जाएगा, रैम। प्राइमरी वाला क्या हो जाएगा गुरुजी, रैम हो जाएगा, और सेकेंडरी वाला रोम हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा कि CD रोम का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD अलग हो जाएगा, रोम इसको तोड़ तोड़ के आप याद रख सकते हैं। CD मतलब क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम से हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि फ्लॉपी डिस्क जो है यह किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रहता है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। फ्लॉपी डिस्क ये एक्सटर्नल है। फ्लॉपी डिस्क जो है उसको बाद से बाहर से आप उसको लगा सकते हैं। आगे बताइएगा, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या क्या जो रहती है, वह इंटरनल रहती है या एक्सटर्नल रहती है। वह मुख्य रहेगी तो क्या रहेगी, इंटरनल रहेगी। एक्सटर्नल देखिए कंपनी उतना बना के देती है कि जितना आपको क्षमता यूज करने का है उतना आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपनी पर विश्वास नहीं है या फिर उससे आप अधिक क्षमता में काम करना चाहते हैं, उसके लिए एक्सपेंडेबल एक्सटर्नल जो है वो स्लॉट दिया रहता है। उसमें जाके आप लगा के अपना जो है कार्य क्षमता के साथ साथ कंप्यूटर की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं।
बाकी नॉर्मल यूजर के लिए जो क्षमता होती है उसके लिए कंप्यूटर के लिए उतना कंपनी जो वो लगा के देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको मेमोरी कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? मेमोरी कहा जाता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जब हम कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ सेव होता है? रैम में सेव होता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। आगे बताएगा हार्ड डिस्क जो है ये किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी है या सेकेंडरी है? ये सेकेंडरी हो जाएगा। हार्ड डिस्क हमेशा के लिए सेव करता है तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। एक बार बातों को समझ लीजिए बाबू, उसके बाद क्वेश्चन यू घुमा के पूछे, यू टर्न लेके पूछे। आप हर एग्जाम में इसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको फोर रखने की काबिलियत आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि कैश मेमोरी जो है किस तरह की मेमोरी है? धीमी गति की मेमोरी हो जाएगी। कैश मेमोरी क्या हो जाएगी? धीमी गति की। जैसे उसको क्लीन कीजिएगा थोड़ा देर के लिए आपके मोबाइल जो है बूस्ट होगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि थोड़ा जो है एनर्जेटिक मोबाइल जो है वो फील करा। कोई दिक्कत प्रिंस जी? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विचेस्टर डिस्क किसे कहा जाता है? ये हार्ड डिस्क को। विचेस्टर डिस्क किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क को कहा जाता है। आगे बताएगा BITS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? बाइनरी डिजिट। BITS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? बाइनरी डिजिट जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा। देखिए बड़ा नाम और छोटा फुल फॉर्म यही इसी को कहते हैं। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो मेन मेमोरी जो है, मेन मेमोरी यह किसमें संग्रहित होती है? ये डाटा, प्रोग्राम, ये सभी अन्य सूचना जो है ये मेन मेमोरी में क्या होती है? सेव होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 3.5 इंची फ्लॉपी डिस्क का भंडारण क्षमता कितना MB होता है? 1.44। वाह गुरुजी क्या बात है, 1.44 MB जो है इसके अंदर होता है। ठीक है नहीं, 3.5 इंची का फ्लॉपी डिस्क होता है और इसमें जो संग्रहित कितना होता है? 1.44 MB। यानी हमारे इस BSPSCL के लिए भुट्टो हुआ काम जो है ये कर रहे हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन जाएगा कि किस प्रकार की मेमोरी में बिजली चले जाने पर जो है तुरंत समाप्त हो जाती है? रैम। क्या बात है गुरु, दिल जीत रहे हैं आप। क्या हो जाएगा? रैम। अगर बिजली गई, अंधेरा आ गया, रैम क्या हो जाएगा? पूरे गुल कर देता है। इसलिए जो है कभी कभी जो हर चीज़ रैम पे विश्वास करके नहीं रहना चाहिए। उसमें अगर सेव नहीं कर रहे हैं तो उसको रोम में उसको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किस मेमोरी में इन्फॉर्मेशन तुरंत उपलब्ध हो जाती है? रैम में या रोम में? रैम में, क्योंकि वो मुँह पर रहता है, तुरंत इन्फॉर्मेशन क्या जाता है? दे देता है। लाइन कटा तो गायब, लाइन है तब तक जो है अपना इन्फॉर्मेशन देते रहा है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत भंग होने पर, क्वेश्चन सुनिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि विद्युत भंग होने पर मेमोरी समाप्त हो जाती है तो उसे कौन सा मेमोरी कहा जाता है? वो उसका नाम नहीं है, ये आपको वोलाइट मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी जो है इसको कहा जाता है। वोलाटाइल मेमोरी इसी को कहा जाता है जो मेमोरी समाप्त होने पर जो है विद्युत कट जाने पर वोलाटाइल मेमोरी क्या कहते हैं? विद्युत कट जाने पर मेमोरी जब खत्म हो जाती है तो कौन सा मेमोरी कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अब जो है ये जो इसका थ्योरी दिया गया था वो खत्म हो गया है। अब इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इतना कल और आज जो हमने डिस्क्रिप्शन में थ्योरी दिया था उन सारे चीज़ों का निचोड़ निकाल के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है इसको बताना है। तो बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि यूनिकोड इनकोड परियोजना में एक वर्ण तथा अंक में कितने प्रकार के प्रतिनिधित्व करते हैं? बिट में बताना है। ये 16 बिट हो जाएगा। कितना बिट हो जाएगा? 16 बिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 512 ऑपरेशन कोड के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है? 9 गो। 512 के लिए 9 बिट्स के लिए होगी। और ये क्वेश्चन आपको जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2015 में पूछा हुआ था कि 512 ऑपरेशन कोड के लिए जो है कितने बिट्स की आवश्यकता होती है? 9 बिट्स की जो है उसमें जो है आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि परिचालन कोड के लिए 64 के लिए कितने आवश्यकता बिट की आवश्यकता होती है? इसके लिए 6 बिट की, मतलब 512 के लिए 9 बिट और 64 के लिए 6 गो बिट जो है इसके लिए आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन बताएगा कोड 256 परिचालन के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है? 8 गो। 256 के लिए 8 गो होती है। आगे बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है, मेमोरी है? तो क्या हो जाएगा इसमें? रैम। अस्थायी हो जाएगा तो रैम हो जाएगा और अस्थायी हो जाएगा तो रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सब क्या हो जाएगा? अस्थायी रूप से आ जाएगा। आगे बताएगा कि कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या कहलाता है? ये रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि रैम का प्रयोग जो है कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए ही क्यों किया जाता है? क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। क्योंकि यह क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, इसलिए इसको शॉर्ट मेमोरी के रूप में जो उपयोग किया जाता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर जाकर अटक जाता है? यह रैम पर जाके जो क्या होता है? अटक जाता है, जिस पर कभी अटक गया है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अगला क्वेश्चन जाएगा जो वोलाटाइल
बुलेटली इनमें से किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी? तो ये रैम की ही प्रवृत्ति जो है ये हो जाएगी। तुरंत बताए थे, क्योंकि यह क्या होता है, लाइन कटने पे क्या होता है, भंग हो जाते हैं। लाइन कटने पे जो खत्म, यानी वोलेटाइल मेमोरी जो है यह किस मेमोरी के अंतर्गत आ जाएगा? तो ये रैम के ही अंतर्गत आया, क्योंकि ये जैसे ही रैम में लाइन कटने पर खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इसी को ना वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, जो कि विद्युत कट जाने पर जो है उसकी स्मृति जो है वो समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सेकेंडरी मेमोरी जो है इसको किस और अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए, एक्सटर्नल मेमोरी, कैश मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। तो ये आपको एक्सटर्नल मेमोरी हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जो होता है उसको हम बाहर से भी जो ऐड करके लगा सकते हैं। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उपागम समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति में सबसे तेज होती है? तो ये यूपी रजिस्टर, यानी यूपीयू रजिस्टर में जो ये क्या होती है, सबसे तेज होती है। तो ये कंप्यूटर का जो सेक्शन था उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है आपको यह ट्रेड थ्योरी, जो कि ट्रेड थ्योरी अभी अब होगा स्टार्ट, तो ट्रेड थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें भी जो होमवर्क दिया गया था उसी के माध्यम से क्लास कराया जाएगा ट्रेड थ्योरी में। और यह 3 दिन से क्लास चला है ट्रेड थ्योरी का, और इस 3 दिनों में जो भी हमने पढ़ा है इसका आज जो एक पन्ना बचा हुआ है इसमें कुछ लाइट और बर्जर की बात किया गया, तो उस लाइट और बर्जर को ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी अलार्म और लाइट की ख़त्म करने के बाद जो है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुछ स्मरणीय तथ्य यानी जो है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हमारे द्वारा बताने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा क्लास। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीक़ा से जो है आपको BSPSCL का वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचने वाला है। तो देखिए, अब हमको बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो बर्जर देखे होगा आप लोग, बगर वो खाने वाला होता है, वो बर्जर जो है बजाने वाला होता है। तो बर्जर जो उसको बताइएगा, बर्जर देखते होगा कि अगर किसी भी ऑफिस में जाइएगा तो किसी को बुलाने के लिए, अपने से छोटे स्टाफ को बुलाने के लिए जो है उसको टेबल पर रखा जाता है एक प्रकार से। जैसे छुइएगा तो पूरा घंटी जो है वो टटनाने लगता है, और वहाँ जो बाहर में रहते हैं, जो ऑफिस में रहते हैं उस समय, जो बाहर में रहते हैं उसको समझ में आ जाता है कि अंदर में बुलावा जो है आ रहा है, ठीक है ना। यानी छूते ही आवाज़ दे रहा है, मतलब कि अंदर से बुलाना स्टार्ट हो रहा है। तो बताइए, अगला क्वेश्चन है कि बर्जर जो होता है, बजर, इसको बजर कहते हैं, और बजर जो यह किस प्रकार की युक्ति है? यह विद्युत चुंबकीय युक्ति है, क्योंकि इसमें चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होता है, घंटी जो है वो बजते रहती है, ठीक है। और इसके उपयोग के लिए जो है ना, इसमें कितने वोल्ट के लिए जो है इसमें विद्युत उपयोग, AC प्रचलित युक्ति उसमें उपयोग किया जाता है? 230 वोल्ट, 230 वोल्ट के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे ही पुश बटन को इसमें दबाया जाता है, इसमें कॉइल का परिपथ पूर्ण हो जाता है, और वो 50 हर्ट्ज की दर पर जो है चुंबकित और विचुंबकित जो है वो होने लगती है। जैसे उसको दबाइएगा तो वह जो है उसमें कॉइल का परिपथ क्या होता है, पूरा होता है। पहले वो छोटा रहता है, उसको दबाने से क्या होता है, वो परिपथ जो है वो पूर्ण हो जाता है, और पूर्ण होने के बाद जो है वो क्या करता है, इसमें 50 हर्ट्ज की दर पर चुंबकित और विचुंबकित जो है वो होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें कंपन पैदा होता है, और कंपन पैदा होने के कारण क्या उसमें जो है आवाज़ जो है बाहर निकलने लगती है। जैसे मतलब कंपन, जब तक ध्वनि निकलने के लिए कंपन का होना क्या है, जरूरी है। जब तक कंपन नहीं होगी ध्वनि जो है वो नहीं निकल सकती है। कोई दिक्कत सुधीर जी? अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें क्या है, आपके अंदर भी क्या होगा, कंपन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद जो है एगो आता है बर्गलर अलार्म। ये बजर था और एक बर्गलर अलार्म होता है। ये अलार्म जो है ना, ये विद्युत घंटी के समान जो है वो काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है? विद्युत घंटी की तरह काम जो है वो करता है। देखिए इसमें जो है ना, चोर चुहार से बचने के लिए अधिकांश जो है ये दरवाज़ा में या फिर आपको किसी भी गोदाम में बहुत अच्छा जवाब जो कि है आपको गुप्त रूप से लगा दिया जाता है। देखिए इसका उपयोग हम बताते हैं कैसे होता है। देखिए, चोर के घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश से ही यह विद्युत घंटी जो है परिपथ को ऑन करके घंटी की आवाज़ क्या कर देते हैं, चालू जो है वो कर देते हैं। यानी उस चोर चुहार से बचने के लिए, चुहार नहीं चोर से बचने के लिए जो है ये जो है आपको ये जो है बर्गलर अलार्म का उपयोग जो है, इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। और इसकी बनावट ऐसी होती है कि यह किसी अन्यत्र व्यक्ति को जल्दी जो है वो दिखाई जो है वो नहीं पड़ता है। कल हमने पंखा की बात की थी, पंखा जो होता है कितनी तरह का होता है, उसी तरह जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। देखिए इसमें भी क्या होता है कि ओपन परिपथ बर्गलर अलार्म में संपर्क पूरा होने पर ही घंटी बजती है। यानी जब जब घंटी बजेगी तब तक परिपथ क्या होगा, पूरा होगा। यानी बिना परिपथ पूरा हुए घंटी जो है वो बज नहीं सकती है। यानी जब तक परिपथ दोनों पूरा नहीं होगा घंटी अपने आप जो है वो बज नहीं सकती है। और अगला क्वेश्चन बताएगा, जैसे इसमें क्या होता है
कि परिपथ बंद होने पर बरकलर अलार्म में स्विच का किसी भी स्विच से संपर्क टूट जाने के बाद रिले परिपथ को ऑन करके चोरी की संभावना का संकेत जो है वो दे सकती है। यानी चोर चुहार से एक तरह से शुद्ध रूप से बचने के लिए जो है किस तरह का अलार्म का उपयोग किया जाता है, बरकलर अलार्म का उपयोग जो है वो किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद एक आता है फायर अलार्म, जो बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े भवनों में, बड़े बड़े संस्थानों में जो इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। यानी फायर अलार्म देखते होइएगा, यह अलार्म जो है यह आग लगने की सूचना को क्या करती है, तुरंत आगे की ओर प्रसारित करती है। और इसमें क्या होता है, इसका उपयोग जो है भवन, इमारत, प्रयोगशाला, गोदाम इत्यादि में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। देखिए इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, उसको हम बताने का प्रयास आपके सामने कर रहे हैं। तो बताइएगा इसमें कि फायर अलार्म की कुछ कार्य प्रणाली है। देखिए यह तभी काम करता है जब उसको जो उष्मा की अनुभूति जो होती है, यानी जब तक उष्मा इसको नहीं मिलेगा फायर अलार्म जो अपने आप नहीं बजेगा, ठीक है ना। यह एक प्रकार का थर्मिस्टर उष्मा संवेदक के रूप में काम करता है। और इसमें क्या होता है कि ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध घटने लगता है, और जब ताप घटता है तो उसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ते रहता है। यानी ताप घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। यानी एक दूसरे का क्या होता है, ये उल्टा यानी व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है। सामान्य ताप पर इसका प्रतिरोध कितना किलो ओम होता है, 10 किलो ओम जो है, यानी 10 के ओम जो है इसका सामान्य ताप पर प्रतिरोध होता है, जो कि ताप के कितने डिग्री सेल्सियस पर घटने या बढ़ने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो ये अधिक बढ़ाने पर यह घटने लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि घर में प्रयोग होने वाला जो फायर अलार्म होता है इसका वोल्ट कितना से कितना तक रहता है, ये 6 से 12 वोल्ट। यानी घर में जो है, घर में प्रयोग होने वाला फायर अलार्म जो होता है इसका प्रयोग कितना होता है, 6 से 12 वोल्ट के बीच जो है यह होता है। अब इसके बाद आता है इमरजेंसी लाइट। जब जैसे ही अचानक घर की विद्युत चली जाती है तो लोग किसका सहारा लेते हैं, इमरजेंसी लाइट। पहले तो ललटेन डिबिया था, लेकिन जब से ये लाइट आया था उसके बाद इमरजेंसी लाइट का उपयोग होने लगा। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो है ना इमरजेंसी लाइट को छोड़ के इन्वर्टर ही लगा चुके हैं, ठीक है। इन्वर्टर है, नहीं तो मोबाइल का उपयोग जो है वो अधिकांश लोग करते हैं। पहले देखते हुए घर में, हर एक घर में टॉर्च मिलता था, लेकिन अब टॉर्च की संख्या भी जो है वो कम हो गई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो इसमें विद्युत सप्लाई असफल हो जाने की स्थिति में जिसका उपयोग करते हैं बैटरी संचालित उपकरण का, उसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी लाइट कहा जाता है। और इमरजेंसी लाइट किससे चलता है, ये बैटरी से इसको जो संचालन किया जाता है, उसको चार्ज करने के लिए विद्युत का सहारा लिया जाता है। देखिए इसमें संरचना में इसमें एक मेन फेज का ट्रांसफार्मर होता है, एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है, जो कि 6 वोल्ट का लैंप इसमें लगा रहता है। यानी इसमें 6 वोल्ट का लैंप कितने वोल्ट का रहता है, 6 वोल्ट का। यानी इसमें जो लैंप रहता है वो 6 वोल्ट का रहता है। बैटरी भी कितना रहता है, 6 वोल्ट का ही रहता है। और नियोजन लैंप के लिए एसपी स्विच आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्विच का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा स्विच रहता है, एसपी स्विच का जो है उपयोग जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जिसमें जो है ना कार्य प्रणाली से क्या होता है कि स्विच S1 को ऑन करने पर मेन ट्रांसफार्मर से जो है 230 AC वोल्ट को या 6 वोल्ट या 7 वोल्ट में परिवर्तित कर देती है। यानी इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित जो होता है, इसमें कितना वोल्ट होता है, 230 वोल्ट। 230 वोल्ट में प्रवाहित विद्युत धारा होती है, लेकिन इसको बैटरी क्या करता है, इसको 6 वोल्ट या 7 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि इसमें बैटरी और बल्ब जो रहता है वो कितने वोल्ट का होता है, 6 वोल्ट का ही रहता है, उसी हिसाब से बनाया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर जाके क्या होता है, बैटरी से विद्युत जो है वो जलने लगती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें ऐसा व्यवस्था रहता है कि बैटरी आवेशित हो जाने पर जो है यह बैटरी चार्जिंग परिपथ स्वतः ऑन होता है और स्वतः ऑफ हो जाता है। आपने एसी डीसी के बल्ब का नाम सुना होगा कि जैसे ही लाइट आता है तो बल्ब क्या होता है, बंद हो जाता है, चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही लाइट जाता है ऑटोमेटिक क्या होता है, वो जलने लगता है। तो ये सभी जो है इसी एसपी स्विच 6 वोल्ट के बैटरी 6 वोल्ट के बल्ब पर जो इसके अंदर जो है वो लगा रहता है और उस सिद्धांत पे काम करता है। तो जो थ्योरी दिया गया था वो थ्योरी पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अब इसके बाद जो है इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य जो कि पूरा निचोड़ एक तरह से बोल सकते हैं उसको कराने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब जो अगर आपका शुरू का कुछ वीडियो का पार्ट छूट भी गया होगा तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो पूरा बैक कवर जो ट्रेड थ्योरी जो है वो पूरा हो जाएगा। और कुछ साथी और भाइयों का कमेंट भी ऐसा आ रहा था कि ट्रेड थ्योरी 50 नंबर का पूछता है, इस पर थोड़ा विशेष बल दिया जाए, तो इस पर आप जो है अधिक रूप से बल दिया जाएगा ट्रेड थ्योरी पे। और कंप्यूटर को भी नगण्य आपको मानना नहीं है, क्योंकि आपको यही 2 नंबर जो सब्जेक्ट जो है वो आपको स्कोर बोर्ड में काम करने वाला है। जिस प्रकार अन्यत्र सेट में मैथ रीजनिंग आपको सेट काम देता है, ठीक उसी प्रकार जो है अब ये इसमें जो है आपको ट्रेड और आपको ये जो कंप्यूटर है, ये दोनों सेक्शन आपको, अगर आपका पकड़ मजबूत है तो फिर आपका दबदबा बना रहेगा।
तो स्टार्ट करते हैं। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत तापक में प्रयुक्त जो किया था उष्मारोधी वह किसका बना होता है? चीनी मिट्टी का बना होता है। शुरू में बताया था ना, किसका बना होता है? चीनी मिट्टी का। और उसके ऊपर क्या लपेटा रहता है? नाइक्रोम का तार। किसका तार लपेटा रहता है? नाइक्रोम का तार जो है वो लपेटा रहता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि निरावरण के लिए जो है हीटर में किसका तार बना रहता है? नाइक्रोम का तार जो है वो बना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ISI के अनुसार जो है जल हीटर और इसको संपर्कित करने वाले केबल के बीच जो है यह कितना किलो ओम का प्रतिरोध होना चाहिए? यह 0.01 यानी 1/100 किलो ओम का प्रतिरोध जो है यह होना चाहिए। ठीक है, आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वाटर हीटर के लिए कितना प्रतिरोध होना चाहिए? 1 मेगा ओम से कम जो है यह प्रतिरोध इसका नहीं होना चाहिए। 1 मेगा ओम से प्रतिरोध जो इसका कम जो है वो नहीं होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हमने बताया भी था आपको कि वाटर हीटर के बाहरी आवरण और अंतर टैंक के बीच जो जगह रहता है उसको किससे भरा दिया जाता है? ग्लास वूल से इसको जो है यह भरा जाता है। और अंदर वाला जो रहता है उसका वह किससे लपेटा रहता है? इस्पात से। अंदर वाला तांबा से और बाहर वाला इस्पात से लपेटा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि एक नंगे उष्मीय तंतु से युक्त इलेक्ट्रिक स्टोव के संचालक तापक्रम का यह परास कितना से कितना डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है? ये 750 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तक जो है, यानी जो हीटर का उपयोग जो करते हैं अपने लोग गर्मी इलेक्ट्रॉनिक स्टोव के रूप में, यानी खाना बनाने वाला स्टोव देखे है ना, ऐसे से क्या कर रहा है स्टोव जो देखे होइएगा उसका जो है वह क्षमता कितना रहता है? 750 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो रहता है। ठीक है, वो तो केरोसिन तेल वाला स्टोव रहता है जिसमें आपको पंप लगाना पड़ता है। अब तो सर स्विच लगाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हीटर में नियंत्रक घुंडी जो होती है इसके न्यूनतम तापक्रम सेटिंग करने पर थर्मोस्टेट के बीच जो है ना इसमें प्रतिरोध का मान 0 ओम हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 ओम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि गर्म प्लेट में उष्मीय तंतु का संचालन परास कितना से कितना डिग्री सेल्सियस के बीच होता है? ये 550 से लेके 700 डिग्री सेल्सियस। वो हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टोव में 750 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और गर्म प्लेट जिसमें प्लेट जो गर्म होता है, देखिए सबका अलग अलग है, गर्म प्लेट के अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हीटर के लिए जो स्टोव के लिए जो वो अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गीजर की आंतरिक टंकी में किसकी तार लपेटी रहती है? वो बना रहता है वो तांबा का आवरण जो है वो आलेपित रहता है, जिससे वो क्या होता है? खराब जो है वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गीजर की आंतरिक सतह पर जो है टीन की परत चढ़ाने का मुख्य कारण तांबे का सीट क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि वो उससे जल्दी जो है उसमें अंदर में टीन न लगा के तांबा क्यों लगाया जाता है, यह बात बताना है आपको। तो इसमें यह जो है केरोजन के प्रभाव को वह समाप्त कर देता है और जल्दी वह अभिक्रिया जो है वो नहीं करता है, इसलिए वह टीन की जगह क्या लगाता है? तांबे का जो है आवरण जो उसमें लगाया जाता है। आगे बता दीजिए कि फिर से क्वेश्चन आ गया कि गीजर के बाहरी ढक्कन और अंतर टैंक के बीच किस ऊल का प्रयोग किया जाता है? ग्लास ऊल का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इस क्वेश्चन को याद ही कर लीजिए कि दो चीज़ों के बीच में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लास ऊल का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको ये बताइएगा हमको कि अगर आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं करता है, इसका कारण क्या हो जाएगा? यह जो है थर्मोस्टेट संपर्क में खुलापन हो सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है? थर्मोस्टेट में खुलापन जो है यह हो सकता है। बताइएगा गीजर का फ्यूज जो है बार बार उड़ जाता है, तो इसमें दोष का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि वो उसमें अर्थिंग ले लेता है, ठीक है ना, यानी उसमें तंतु जो है भूमिगत का होना, इसका मतलब क्या हो जाना? अर्थिंग जो है हो जाएगी। गीजर का फ्यूज जो है बार बार उड़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थिंग कहीं ना कहीं सट रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सावधानी के तौर पर गीजर का नियंत्रक स्विच जो है वह स्नान के घर के अंदर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए? देख रहे ना, इहो सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अगर आप नहाने जा रहे हैं तो स्विच अंदर होना चाहिए कि बाहर? अंदर बाहर का मतलब समझ रहे हैं ना? अगर अंदर है इसका मतलब आप भींगे हुए हाथ से उसको टच कीजिएगा तो आप में करंट यानी विद्युत प्रवाह होने की क्षमता जो है वो अधिक हो जाएगी। इसलिए लोग क्या करते हैं, उसको बाहर से ऑन करके जो है सूखे हाथों से अंदर आता है, ताकि जो है वो फिर बाहर से अंदर से होकर बाहर जाएगा, फिर उसको क्या कर सकते हैं? ऑफ जो है वो कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक के लिए आपको गीजर का स्विच क्या होना चाहिए? रूम से बाहर। कौन रूम से? स्नानागार से। इसको हिंदी में स्नानागार, अंग्रेजी माध्यम में जो है आपको बाथ रूम कहा जाता है। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
जो रिसने वाले टैंक से युक्त, सुनिएगा, रिसने वाले टैंक से युक्त गर्म जल के गीजर की मरम्मत करनी हो तो संभावित कारण इसका क्या हो सकता है? थर्मोस्टेट के गिर्द में रिसाव होना। थर्मोस्टेट के इर्द गिर्द में क्या होना? रिसाव होना। कहीं रिसाव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो? गीजर पानी जो गर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सीलिंग फैन, कौन फैन? सीलिंग फैन। कल इसके बारे में चर्चा भी किए थे। इस यह सीलिंग फैन अस्थायी संधारित इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। हाँ, सीलिंग फैन में इंडक्शन मोटर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और हमको ये बता दीजिएगा, यदि फैन में संधारित लघु परिपथ है, यानी फैन में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो छोटे परिपथ का लगा हुआ है, तो फैन चलेगा कि नहीं चलेगा? फैन जो है वो नहीं चलेगा, फैन जो है वो नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कुछ सीलिंग फैन में पुर्जा में पुरानी मरम्मत करने के बाद उसको फिर से लगा देंगे तो दो पंखों को कंपन करते पाया गया है। इस कंपन करने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? पत्ती का मुड़ा होना। पत्ती का मुड़ा होना। पत्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लेड कहा जाता है। यानी अगर आप किसी पंखा को रिपेयरिंग करने गए और पंखा को रिपेयरिंग करने के बाद आके आप पंखा लगा के देखते हैं कि आपका पंखा चलता के साथ साथ थरथराता भी है, तो जिस बांस में या जिस कड़ी में आप लगाए हुए हैं पूरा सिस्टम हिला रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? पत्ती जो है मुड़ा हुआ है। पत्ती क्या है? मुड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? पत्ती का मुड़ा होना। और आपको ये बता दीजिएगा, पत्ती कल बताए थे ना कि जो सीलिंग फैन होता है उसमें कम से कम कितने ब्लेड होते हैं? 3 ब्लेड जो है वो लगा रहता है। कम से कम सीलिंग फैन में 3 ब्लेड होना चाहिए। दूगो ब्लेड में, स्टैंड फैन में 2 होना चाहिए, स्टैंड फैन में 2 होना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा के अनुसार है, जितना पंखे लगाइएगा हवा की मात्रा उतना अधिक देगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुछ लोग शौक से ही पंखा बढ़ाते हैं, ठीक है, पत्ती बढ़ाते हैं। और पत्ती जो है ना एगो गाड़ी में भी लगता है, जो कि मालवाहक गाड़ी होता है। पत्ती को हाई करने से जो ना आपको टायर पर लोड जो है वो कम पड़ता है। और टायर को चौड़ा किस लिए बनाया जाता है? क्षेत्रफल उसका अधिक रहेगा तो दाब जो है वो अधिक रहेगा, दाब कम पड़ेगा। और ब्रेक जो लगाएगा तो पूरा क्षेत्रफल लेके ब्रेक ज़्यादा जो है सड़क को वो पकड़ेगा, ग्रिप बना रहेगा और दबदबा भी उसका बना रहेगा। समझ रहे हैं ना? पकड़ बना रहेगा। चिंतित ना होइए, इस माध्यम से सारे क्वेश्चन रिगार्डिंग आपको हल जो हम करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किसी पंखे की विपरीत दिशा में धीमे घूमने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? लघु परिपथ का संधारित होना। यानी विपरीत दिशा में घूम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है? लघु परिपथ का संधारित जो उसमें लगा हुआ है। देखिए, अगर लघु परिपथ का संधारित यानी कैपेसिटर लगा दीजिएगा तो पंखा की तो चलेगा नहीं। अगर चलबो करेगा तो कैसा घूमेगा? कभी कभी उल्टा घूम रहता है, तो उसको लाठी से सीधा करता है। ठीक है ना, देखते होइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सीलिंग फैन का घुमाव जो है वह फैन की पत्ती के सिरे के बीच की दूरी से निर्धारित किया जाता है। यानी सीलिंग फैन के, सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि सीलिंग फैन का घुमाव जो है वह फैन के पत्ती के सिरों के बीच की दूरी का निर्धारण जो है वो करता है। क्या करता है? वो करता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है जी सर। देखते जाएगा, पत्ती के हिसाब से हवा देता है। अगर छोटका पंखा लगाएगा उस जगह पूरा रूम ठंडा हो जाए तो वो संभव नहीं ना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मिक्सर की परिचालन गति का अपराध जो है, मिक्सर की परिचालन गति का अपराध जो है वह कितना से कितना आरपीएम के बीच होता है? यह 3000 से लेकर 12000 आरपीएम के बीच जो है, यानी रेट पर मिनट जो है उसी के अंतर्गत होता है। 3000 से लेकर 12000 पर मिनट होता है। अगला क्वेश्चन बताया कि अर्ध स्वचालित प्रकार के वॉशिंग मशीन, अर्ध स्वचालित प्रकार के 2 वॉशिंग मशीन में होते हैं। यानी 2 वॉशिंग मशीन में जो स्वचालन होता है वो कैसे होता है? अर्ध प्रकार का स्वचालन जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो प्लेस्टर घूर्णन करेगा? नहीं करेगा। बेल्ट किसी का भी ढीला हो, घूर्णन वो नहीं करने वाले थे। वॉशिंग मशीन हो, जनरेटर हो, सिस्टम हो, आदमी हो, किसी का बेल्ट अगर ढीला हो जाएगा तो उसको चलने में दिक्कत जो है होगा ही, बार बार उसी को पकड़ के चलेगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पंपों की मुख्यतः कितनी श्रेणियाँ बांटा गया है? 2 श्रेणी में बांटा गया है। पंखों कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 2 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुन लीजिए क्वेश्चन कि बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो विद्युत केतली कुंडली क्या हो जाएगी? जल जाएगी। बिना पानी भर ले किसी भी हीटर को कहिएगा इसमें गर्म हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो जल जाएगा। देखते हो जाएगा कि ठंडे के महीनों में एक रॉड वाला आता है हीटर, ठीक है ना, कि उसमें डोल में पानी भर दीजिए, बाल्टी में, उसमें गिरा दीजिए और जब तक वो पानी में तभी गर्माएगा, ठीक रहेगा।
अब पानी से बाहर निकाल के उसको चालू करके छोड़ देगा, क्या होगा, कुछ देर तक गर्माएगा और गर्माने के बाद खुद जल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए उसको बिना पानी में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आगे बता दीजिए कि रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट जो है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का जो है वो बना होता है, ठीक है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक तापमान अवयव के जो जुड़ा रहता है वो किस क्रम में जुड़ा रहता है, श्रेणी। ये अधिकांश में श्रेणी क्रम में आंसर ले रहा है, ये श्रेणी क्रम ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आप लोग के लिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान जो है वह रासायनिक तुल्यांक और विद्युत मात्रा क्या होता है, समानुपाती होता है। वो हमेशा क्या होगा, इसके समानुपाती, उसके कर्म उसके उस जिस तरह उड़ेगा उसी तरह जो है वो समानुपाती, मतलब जिस तरह हम है उसी तरह आप है। और विद्युत समानुपाती मतलब क्या होगा, हम अगर इधर जा रहे हैं तो आपको उधर जाना ही पड़ेगा, अगर नहीं जा रहे हैं तो आप समानुपाती के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जो क्लास होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको हमारे द्वारा पूरा करा दिया गया है। उम्मीद करते क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो दिल से इसको लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसको सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग BSPSL की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को भेजिएगा, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा डिस्कशन जो है आपको पढ़ना और खुद पढ़ना ये अलग बात होगा, लेकिन खुद पढ़ने के साथ साथ किसी औरों को समझाना ये कोई और बात हो जाती है। तो जब तक खुद से पढ़िएगा नहीं और किसी अन्यत्र के माध्यम से समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा तो वो आपका प्रयास हमेशा विफल हो जाएगा और वही प्रयास आपको एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन का केंद्र बन जाता है। और किसी अन्यत्र खुद पढ़ने के साथ साथ किसी अन्यत्र के माध्यम से सुनिएगा तो वो आपको लंबे समय तक जो है उसको लेता है कि इस समय तक जो है आप पढ़ते हैं तो और दूसरे की बातों को सुनते हैं तो वो आपको अधिक समय तक याद जो है वो रहता है। तो जो होमवर्क दिया गया था उसी के माध्यम से पूरा करा दिया गया है। और इसका जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बच गया है जो कि कल इसमें आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो दिया गया था वो करा दिया जाएगा। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो एक साइड और बचा हुआ है वो, और कल ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा के जो है पहला चैप्टर जो आपका इसमें दिया गया था, रुक्मणी प्रकाशन का बुक है ये, और पहला चैप्टर जो है आपको इसमें दिया गया था, पहला चैप्टर आपको इसमें था घरेलू विद्युत उपकरण, यानी जो नॉर्मली लोग घर में यूज करते हैं वो उपकरण जो है आपको पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और परसों के वीडियो में आपको जो है प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन जो है आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। इसी तरह आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। जब तक देखिएगा नहीं तो ट्रेड थ्योरी एक ऐसा चीज़ है जो कि खुद पढ़ने समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए इसको पूरे मेहनत से देखिए और हमारे मेहनत को सकारिए और इसको अधिक से अधिक शेयर किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को यूं ही दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और जो लोग अभी तक ग्रुप में नया ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है नया ग्रुप का लिंक बना दिया गया है, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। जुड़ने के साथ साथ आपको होमवर्क वहीं से आपको मिलने वाला है। तो बार बार होमवर्क के लिए कमेंट मत किया कीजिए कि होमवर्क कहाँ मिलता है। होमवर्क आपको सीधे स्पेशल जो है वो आपको ग्रुप के माध्यम से मिलने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।